मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम खाद डालते हैं, यूरिया है, एनपीके, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली खाद उर्वरक जो है, तो ये जब उर्वरक डालते हैं फसलें इसको पूरा नहीं ले पाती, इनके कुछ नुकसान हो जाते हैं और इनके कुछ कन्वर्जन हो जाते हैं, कुछ अघुलनशील हो जाते हैं, कुछ फिक्स हो जाते हैं, कुछ गैस बन के निकल जाते हैं, तो हमें पूरी खाद का वो लाभ नहीं मिल पाता। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, ये जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, कौन से फर्टिलाइजर का कौन सा नुकसान होता है ताकि हम उसको समझ सकें और उस नुकसान को हम कम कर सकें। अगर हम वो परिस्थिति जान गए, वो मिट्टी की दशा जान गए कि जिसमें नुकसान ज्यादा होता है, तो उस दशाओं को, उस परिस्थितियों को हम कम कर सकते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो और जो हमने उर्वरक दिया है वो ज्यादा से ज्यादा फसल को मिले ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और जो हमने खर्चा किया है फर्टिलाइजर को खरीदने में, उसका भी हमको सही लागत मिल सके, उससे हमें लाभ मिल सके, उस पर भी हमारे पैसे की वेस्टेज ना हो। तो यह समझना जरूरी है कि किस खाद का कैसे नुकसान होता है। तो देखिए, एनपीके की खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके साथ साथ हम देते हैं सल्फर वाली खाद देते हैं और हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की खाद देते हैं। तो इन सबका जो नुकसान होने का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। जो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो सबसे नुकसान होता है वो गैस बन के निकल जाती है या पानी के साथ नीचे चली जाती है, बह करके मिट्टी से नीचे चली जाती है, जड़ से नीचे चली जाती है, जिसे हम लीचिंग या निच्छालन कहते हैं। फास्फोरस वाली जो खाद होती है, तो फास्फोरस मिट्टी के अंदर रिएक्शन कर लेता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, बहुत क्रियाशील है ये, कैल्शियम के साथ करेगा, आयरन के साथ, जिंक के साथ, तो ये अघुलनशील हो जाता है, फिर पानी में नहीं घुलता, रहेगा मिट्टी के अंदर लेकिन फिर ये पानी में घुलता नहीं है। तो जब पानी में घुलेगा नहीं तो पौधों को मिलेगा नहीं। पोटेशियम वाली खाद में दो कारण होते हैं। एक तो ये मिट्टी के कणों के बीच में फंस जाता है, जिसमें क्ले ज्यादा होता है, उनकी मिट्टी की ऐसी संरचना होती है कि उस संरचना के अंदर फंस जाता है, या पानी के साथ बह करके, अगर मिट्टी रेतीली है तो पानी के साथ घुल करके जड़ से नीचे चला जाता है, लीचिंग लॉस हो जाता है। सल्फर का भी यही होता है, सल्फर में सल्फेट आयन होते हैं, वो भी मिट्टी के साथ नीचे चला जाता है। अगर हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, खासतौर से जिंक है या हमारा आयरन है जिसके हम खाद डालते हैं, तो आयरन और जिंक अगर पीएच ज्यादा है तो ये अघुलनशील हो जाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं, रहेंगे मिट्टी के अंदर, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं, रहते मिट्टी के अंदर ही हैं, ना तो इनका निच्छालन होता है, मतलब नीचे नहीं जाते, ना ये गैस बन के जाते हैं, लेकिन अघुलनशील हो जाते हैं। तो या तो खाद अघुलनशील हो जाए या नीचे चली जाए या गैस बन जाए, तो पौधे को नहीं मिल पाएगी। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से फर्टिलाइजर में कौन सा तत्व है ताकि हम पता कर सके इसका कैसे नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को हम कम कर सकें। तो पहले बात करते हैं कि किस खाद का कैसे नुकसान होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो उर्वरक है वो है यूरिया, और इसमें हम जानते हैं 46% नाइट्रोजन होती है। और जो यूरिया है, सबसे ज्यादा नुकसान जब होता है वो यूरिया का ही होता है। जनरली यूरिया जो है 30 से 40% ही मिल पाती है, अधिकांश या तो गैस बन जाती है या पानी के साथ बह जाती है। तो जो सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान होता है, क्योंकि पानी बहुत घुलनशील है, नाइट्रेट बना लेती है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इसका निच्छालन, जिसे लीचिंग कहते हैं, उससे होता है। पानी में घुल करके जड़ से नीचे चली जाती है, पानी अगर बारिश ज्यादा हो गई या आपने सिंचाई ज्यादा कर दी, पानी के साथ घुल के जड़ से नीचे चली जाएगी और फिर पौधों को नहीं मिल पाती। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो वहां इसका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, विनाइट्रीकरण हो जाता है, तब ये N2O गैस में बन करके हवा में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है, क्षारीय हो रही है, लवणीय हो रही है, पीएच 7.5 से ज्यादा हो रही है, तो इसका वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है, तो ये अमोनिया गैस बना लेती है। तो ये जो अमोनिया गैस बनती है वो वोलेटिलाइजेशन लॉस कहलाता है। N2O गैस बनती है, ये डिनाइट्रिफिकेशन लॉस कहलाता है, और ये निच्छालन नीचे चली गई तो ये लीचिंग लॉस कहलाता है। तो इसके तीन तरह से नुकसान हो रहे हैं: लीचिंग लॉस, डिनाइट्रिफिकेशन ज्यादा पानी भरे होने पर, और ज्यादा पीएच हुई तो अमोनिया गैस बनने पे होगा। तो अगर ये हम स्थिति ना रखें, अगर पीएच को हम बैलेंस कर लें, मतलब न्यूट्रल कर लें, खेत में ज्यादा पानी ना भरें, तो फिर इस नुकसान को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे खेत जिनकी पीएच बहुत ज्यादा है उनका सुधार करना चाहिए, पीएच बहुत ज्यादा ना जाए, और बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका नुकसान होगा। अब बात करते हैं डीएपी, एसएसपी, एमएपी की, जिसमें फास्फोरस है। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों है, एसएसपी में फास्फोरस कैल्शियम सल्फर है, और एमएपी में
नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस है, एसएसपी में फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, और डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। जैसे हमने अभी बताया कि नाइट्रोजन के नुकसान होंगे। फास्फोरस क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाता है, तो ये इसमें से जो फास्फोरस निकलेगा वो या तो कैल्शियम के साथ बाउंड हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट बना लेगा, या मिट्टी के अंदर जो आयरन है आयरन के साथ बना लेगा, या जिंक के साथ बना लेगा, या एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब इतने सारे रूप रहेंगे मिट्टी के अंदर, ना तो ये पानी में घुल के नीचे गया, ना इसने गैस बनाई, रहेगा मिट्टी के अंदर ही, लेकिन ये फिक्स हो गया। अब ये पानी में घुलेगा नहीं, तो जब पानी में नहीं घुलेगा तो आयरन भी नहीं घुल पाएगा, ना जिंक घुल पाएगा, ना एल्यूमिनियम घुल पाएगा, ना कैल्शियम घुल पाएगा, कोई भी नहीं घुल पा रहा। तो फास्फोरस की उपलब्धता तो कम होगी ही, इसके साथ साथ आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, इसकी उपलब्धता भी कम हो जाएगी। तो ये फास्फोरस का बड़ा डिसएडवांटेज है फास्फोरस वाली खाद का, कि अधिकांश भाग इसका अघुलनशील हो जाता है। तो इससे बचने के लिए भी यही उपाय है कि जो पीएच है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हमको प्रयोग करने चाहिए ताकि इसको सोलबलाइज करते रहे, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाए। वो ऑर्गेनिक एसिड से टूटता है, ऑर्गेनिक एसिड पौधों की जड़ें निकालते हैं, माइक्रोब्स निकालते हैं, कुछ एंजाइम से टूटता है। तो ये जो काम करते हैं एंजाइम्स को ऑर्गेनिक एसिड निकालने का, सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर हम खेत के अंदर फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, जैव उर्वरक आता है, तो इसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीका है, मिट्टी की पीएच न्यूट्रल हो जाए और पीएसबी का प्रयोग करें, साथ साथ माइक्रोराइजा का प्रयोग करें। तो माइक्रोराइजा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाती है। तो ये तरीके हैं। और अगर हम बात करते हैं एमओपी एसओपी की, तो देखिए एमओपी में तो पोटेशियम है और क्लोराइड है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में। एसओपी में पोटेशियम और सल्फेट है, सल्फर है, से 2 तत्व मिलते हैं। तो अभी पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी के कणों के बीच में फंस जाता है, जिसमें क्ले ज्यादा होती है उसमें फंसता है, तो इसका फिक्सेशन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्ले फिक्सेशन। मिट्टी के अंदर जो होगा क्ले फिक्सेशन हो जाता है इसका। दूसरा, अगर पानी बहुत ज्यादा दिया जाए और रेतीली मिट्टी है, खासतौर से सैंडी हल्की मिट्टी है, तो वहां भी इसका निच्छालन होता है। तो इसके रोकने का तरीका यह है कि हम अपने खेत में जैव पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं ताकि उसका निच्छालन कम हो, क्ले फिक्सेशन भी कम हो, और बहुत सारी मात्रा ना डालें। और इसका यही तरीका है कि इसका जो मिट्टी के कणों के बीच में फंसने के लिए हम जैविक पदार्थों को ज्यादा यूज करें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, ताकि ये फिक्सेशन कम हो। रेतीली मिट्टी है तो उसका गठन अच्छा हो जाए, उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो उसके जब जैव पदार्थ हम बढ़ाते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं खास तौर से, तो ये निच्छालन में कमी आएगी, क्योंकि उसके पोर स्पेस जो छेद होते हैं उनका आकार कम होने लगता है, तो निच्छालन, लीचिंग लॉस रुकता है। तो पोटेशियम के नुकसान को रोकने के लिए ये जरूरी है कि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। वैसे जब हम जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं तो सभी न्यूट्रिएंट का मात्रा बढ़ती है, उपलब्धता बढ़ती है। खासतौर से हम पोटेशियम की लीचिंग को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक और फेरस की और सल्फेट की। तो देखिए जो जिंक और फेरस है, जिंक और फेरस आयरन जो है, ये भी रिएक्टिव मेटल है, बहुत तेज रिएक्शन करती हैं ये भी। अब जैसे जिंक देखिए फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयरन फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इससे ऐसे ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। फिर ये कार्बोनेट्स बना लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं, पौधों को नहीं मिल पाते, अघुलनशील हो जाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी फिर होने लगती है। तो अधिक पीएच जब होती है तो खासतौर से जिंक और आयरन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ भी हमको मिट्टी की पीएच सुधारनी होगी, उसको न्यूट्रल पे लाना होगा, 6.5 से 7.5 के बीच में लाना होगा, तभी जो इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। कैलकेरियस सॉइल है तो कार्बोनेट को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसके फिक्सेशन को रोक सकते हैं। ये रहते मिट्टी में ही है, लेकिन ये अघुलनशील हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सल्फर को देखते हैं, देखिए जिसमें सल्फेट है, यहां सल्फेट है, फेरस सल्फेट में भी है, एसओपी में भी सल्फेट है। तो सल्फेट वाली खाद क्या होती है, उसका निच्छालन होता है। सल्फेट जो आयन बनते हैं, SO4 जो बनते हैं, ये भी नाइट्रेट की तरह पानी में मिलकर के जड़ से नीचे चले जाते हैं, निच्छालन लॉस ज्यादा होता है। खासतौर से निच्छालन ऐसी मिट्टी में होगा जो सैंडी सॉइल होगी। सैंडी सॉइल होगी, वहां नाइट्रोजन का निच्छालन भी होगा, पोटेशियम का भी होगा, सल्फर का भी होगा। तो वहां हमको ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा। हमको चाहे हम FYM दें, कंपोस्ट दें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, ताकि इसका निच्छालन कम से कम हो। और जब पोर स्पेस बड़े होते हैं, रंध्र ज्यादा होता है, रंध्राकाश ज्यादा होता है मिट्टी में, तो इनका निच्छालन ज्यादा होता है। तो सल्फेट वाली खाद का भी निच्छालन हो जाता है नाइट्रोजन की तरह। तो जब हम खाद देते हैं और बारिश ज्यादा हो जाती है तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां नाइट्रोजन भी लीच करके नीचे चला गया, सल्फर भी चली गई, पोटेशियम भी चली गई, तो पौधों के अंदर कमी होने लगती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके साथ साथ ज्यादा पानी भरे होने पे जो रूट है, जो जड़ है, श्वसन, रेस्पिरेशन सही ढंग से नहीं कर पाती, उससे भी पीला पड़ता है।
तो खास तौर से ज्यादा बारिश होने पे जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी आती है वो नाइट्रोजन की आती है और सल्फर की आती है, उसके बाद पोटेशियम की कमी आती है, क्योंकि ये लीच द्वारा नीचे चले जाते हैं, लीचिंग लॉस द्वारा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सल्फेट का भी बहुत नुकसान होता है। अब देखिए मिट्टी से नीचे कौन कौन जा रहे हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम जा रहे हैं। बाकी अधिकांश जो है रहते हैं मिट्टी के अंदर ही है, तो इसको हम सोलुबलाइज करा सकते हैं बायो फर्टिलाइजर डाल करके। फास्फोरस के भी आते हैं, पोटेशियम के भी आते हैं, और जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा करके। अब बात करें हम एनपीके की, एनपीके ग्रेड जैसे 12-32-16 है, या कोई दूसरा ग्रेड है 10-26-26 है, बहुत सारे ग्रेड आते हैं। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, तो इसमें सारे ही नुकसान होने की संभावना है। नाइट्रोजन का लीचिंग हो जाएगा, फास्फोरस का मिट्टी में फिक्सेशन हो जाएगा, पोटेशियम का क्ले फिक्सेशन हो जाएगा, तो इनकी जो उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही कारण होता है जब हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, और फिर वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है, फिर हम और खाद डालते हैं, वो उतना मिल नहीं पाता, खेती का खर्चा बढ़ता जाता है, उत्पादन हमारा होता नहीं है। इसलिए हमको मिट्टी की दशा सुधारनी चाहिए, पहले पीएच संतुलित करनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल पे होनी चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में हो जाए। जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं ताकि उसके अंदर ज्यादा पोषक तत्व बने रहें। बहुत सारी मात्रा खाद की एक बार में ना डालें, उनको नुकसान होगा। और खेत में पानी भरने से रोकें, अगर बारिश का पानी ज्यादा हो जा रहा है तो उसको निकासी करें, गहरी सिंचाई बहुत ज्यादा ना करें, पानी ना भरे, पानी भरेगा तो खासतौर से नाइट्रोजन और सल्फर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस खाद का कैसे नुकसान होता है, इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।